प्रिय छात्रों, आज का हमारा ये लेक्चर इनकम टैक्स सब्जेक्ट के ऊपर है, जिसमें इसके पहले 3-4 वीडियो जो शेयर किए गए थे उसमें हमने आपको एनपीएस, ऑन लीव सैलरी, ग्रेचुइटी, मंथली पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, कंपनसेशन आदि के बारे में बताया था। आज का हमारा जो लेक्चर है वह अनुलाभों का मूल्यांकन है। अनुलाभ क्या होते हैं? अनुलाभों का मूल्यांकन करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि अनुलाभ क्या होता है। अनुलाभ के शब्द के अंतर्गत एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और लाभों को सम्मिलित किया जाता है। ये सुविधाएं या लाभ नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारियों को अपनी स्वेच्छा से या अपनी इच्छा से अथवा किसी एग्रीमेंट के तहत प्रदान की जाती है। यह नकद या वस्तु के रूप में भी दी जा सकती है। इनकम टैक्स हेतु केवल वही सुविधाएं और लाभ अनुलाभ माने जाएंगे जो वस्तु और सुविधा के रूप में प्रदान किए जाते हैं, लेकिन जिनको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। इनकम टैक्स के हिसाब से नकद मिलने वाले लाभों को भत्ता तथा वेतन के स्थान पर लाभ कहा जाता है। अनुलाभों में 3 कैटेगरियाँ हो सकती हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं अनुलाभ। सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, अनुलाभ टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ, टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉयज। और केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, इसी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली। यानी कि अनुलाभ 3 प्रकार के हो सकते हैं, कर मुक्त, कंप्लीटली और कंप्लीटली टैक्सेबल, और कुछ विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। सभी कर्मचारियों के लिए जो कर योग्य अनुलाभ होंगे उनमें हम कह सकते हैं कि किराए से मुक्त रहने की मकान की जो सुविधाएं दी जाती हैं वो उनके लिए टैक्सेबल होगी। होटल में रहने की सुविधाएं हैं, कर्मचारियों के विभिन्न दायित्वों का भुगतान जिनमें हम उनके बच्चों के स्कूल के एजुकेशन की फीस है, पानी बिजली के बिल है, होटल के क्लब के बिल है, और कर्मचारियों द्वारा अगर कोई लोन लिया गया है उसके ऊपर ब्याज का भुगतान वगैरह है आदि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अनुलाभ में शामिल की जाती है अगर वह नियोक्ता द्वारा चुकाई जाती है। कर्मचारी की बीमा पॉलिसी और वार्षिक प्रीमियम का भुगतान भी अगर नियोक्ता द्वारा किया जाता है, या अदर फ्रिंग बेनिफिट्स भी है जो भुगतान किए जाते हैं, अधिवार्षिकी में नियोक्ता का अनुदान, ये हैं, ये सारे टैक्सेबल होंगे। फिर आता है विशिष्ट कर्मचारी किसे कहा जाता है। ऐसा कोई भी कर्मचारी जो 3 शर्तें पूरी करता हो, एक शर्त पूरी करता हो 3 में से, वह कंपनी का संचालक हो या तो, या उसका नियोक्ता कंपनी में सार्ववान हित हो, अर्थात उसके पास नियोक्ता कंपनी के कम से कम 20% मताधिकार वाले अंश हो, या गत वर्ष मौद्रिक कर योग्य आय की राशि 50,000 से अधिक हो। इनमें से अगर वो कोई एक भी शर्त पूरी करता है तो वह विशिष्ट माना जाएगा, विशिष्ट कर्मचारी की कैटेगरी में। फिर आता 50,000 की गणना करने के लिए वेतन में मौद्रिक आयु में क्या क्या सम्मिलित किया जाए। उसमें मूल वेतन है, सभी प्रकार के भत्ते है, बोनस है, कमीशन है, ग्रेचुइटी है, कम्यूटेशन पेंशन है, कंपनसेशन है, अर्जित वेतन है, यात्रा सहायता कर योग्य लाभ है, कर्मचारी के दायित्व भुगतान आदि वगैरह सब शामिल किए जाएंगे। उपयुक्त सभी जो भी राशियों का योग होगा वह सकल मौद्रिक आय कहा जाता है। फिर आता है, ये तो हुए अनुलाभ किसे कहते हैं। सभी कर्मचारियों के जो अनुलाभ होते हैं एग्जम्प्टेड होते हैं तीसरी कैटेगरी में, कि सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त है। इसके लिए एक अलग से हम आपको एक लिस्ट बताएंगे जिसमें काफ़ी सारे अनुलाभ होंगे जो सबके लिए कर मुक्त हैं। अब आता है जो विशिष्ट कर्मचारियों के लिए जो अनुलाभ हैं उनका मूल्यांकन कैसे करेंगे, जिसमें सबसे पहले हैं किराए से मुक्त रहने की मकान की सुविधा का मूल्यांकन। इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? किराए से मुक्त रहने के मकान की सुविधा का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। यदि अगर कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी को कोई मकान अथवा उसका कोई बाग, फ्लैट, होटल या गेस्ट हाउस, मोटेल आदि में रहने की सुविधा प्रदान करता है तो यह सुविधा उस एम्प्लॉय कर्मचारी के लिए अनुलाभ कहलाएगी। मकान की सुविधा अगर दी जाती है तो वो 2 प्रकार की सुविधा दे सकता है नियोक्ता, सुसज्जित मकान और असुसज्जित मकान। फिर आता है सुसज्जित और असुसज्जित मकान का मतलब क्या होता है। सुसज्जित मकान का मतलब होता है उसमें टीवी, फ्रिज, कूलर, फर्नीचर आदि अगर ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती है तो वह सुसज्जित मकान कहलाएगा, तथा इनके बिना उपकरणों की अगर कोई सुविधा प्रदान की जाए तो वह असुसज्जित मकान की सुविधा कहलाएगी।
मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए कर्मचारी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सरकारी कर्मचारी और गैर सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी में जैसे आपको पहले ही बताया था, काफ़ी सारी कैलकुलेशन में कौन कौन से होते हैं। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी को शामिल किया जाएगा। अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार का कोई कर्मचारी है जिसकी सेवाएं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पर भेजी जाती हैं किसी और संस्था में जिस पर सरकारी नियंत्रण हो, तो वो भी सुविधा का मूल्यांकन किया जाएगा। अन्य कर्मचारी में इसके अलावा जो भी कर्मचारी वह अन्य कर्मचारी कहलाएंगे। फिर आता है सरकारी कर्मचारी को जो मकान उपलब्ध कराया गया है उसकी सुविधा का मूल्यांकन कैसे करेंगे। यदि सरकार द्वारा ऊपर वर्णित कर्मचारियों को मकान उपलब्ध कराया गया है तो अभी जो नए नियम बने उसमें मूल्यांकन कैसे करेंगे बता देते हैं। इसमें सुसज्जित मकान है तो कैसे करेंगे और असुसज्जित मकान है तो कैसे करेंगे। असुसज्जित मकान का वैल्यूएशन करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रदान की गया जो भी असुसज्जित आवास की सुविधा की मूल्य की राशि वह राशि होगी जो इस सुविधा के लिए सरकारी नियमों में वर्णित होती है। यह वह राशि जो कर्मचारी को मकान निःशुल्क न देने पर सरकार द्वारा उसको देनी पड़ती। यदि कर्मचारी से सरकार ने मकान किराए के रूप में कोई राशि वसूल कर ली है तो उस राशि में से घटा दिया जाएगा और शेष राशि उस सुविधा का मूल्य माना जाएगा। फिर सुसज्जित मकान का मूल्य कैसे निकालेंगे। यदि मकान के साथ कर्मचारी को फर्नीचर, घरेलू उपकरण आदि अगर प्रदान किए जाते हैं तो वह सुसज्जित मकान में आएगा और वह उसकी राशि में जोड़ दी जाएगी। और कैलकुलेशन करने के लिए फर्नीचर और घरेलू जिसका वो नियोक्ता स्वामी की लागत का 10% और दूसरा फर्नीचर घरेलू जिसका स्वामी नियोक्ता नहीं था, उन्हें किराए पर लिया गया है, उसके नियोक्ता ने जो भी किराया चुकाया है वो वैल्यू, इन दोनों में से राशि निकाल के उसके मूल्यांकन में जोड़ दी जाएगी। अन्य कर्मचारी में भी सुसज्जित और असुसज्जित दो प्रकार के मकान हो सकते हैं। असुसज्जित मकान अगर दिया जा रहा है और यदि उसका स्वामी नियोक्ता स्वयं है तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। यदि सेमी गवर्नमेंट या गैर सरकारी कर्मचारी को अगर असुसज्जित मकान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है तो मकान अगर 2001 की जनगणना के अनुसार ऐसी जगह है जहां की आबादी 10 लाख से अधिक नहीं है तो मकान की सुविधा का मूल्य कर्मचारी के संबंधित अवधि के वेतन का 7.5% के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार अगर उसको ऐसी जगह मकान दिया गया जहां 10 लाख से अधिक की आबादी नहीं है तो उसका मूल्यांकन 7.5% के बराबर किया जाएगा। मकान की सुविधा का मूल्यांकन उस संबंधित अवधि के वेतन का 7.5% के बराबर होगा। यदि मकान 2001 की जनगणना के अनुसार ऐसी आबादी में है जहाँ 10 लाख से ज़्यादा है आबादी किंतु 25 लाख से अधिक नहीं है तो मकान की सुविधा का मूल्यांकन संबंधित अवधि के वेतन का 10% होगा। यदि मकान की 2001 की जनगणना ऐसी जगह स्थित है जहाँ 25 लाख से अधिक की आबादी है तो मकान की सुविधा का मूल्यांकन संबंधित अवधि के वेतन के 15% के बराबर होगा। यानी कि इसमें 3 कैटेगरी है। 10 लाख से कम की आबादी वाले एरिया में मकान है तो 7.5%, 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 25 लाख से कम की आबादी वाले एरिया में मकान है तो 10% और 25 लाख से ज़्यादा आबादी वाले एरिया में मकान है तो 15%। अगर यदि मकान का स्वामी असुसज्जित मकान का स्वामी नियोक्ता नहीं है तो कर्मचारी को उपलब्ध मकान का स्वामी नियोक्ता नहीं है तो इसे किराए पर या पट्टे पर लेकर कर्मचारी को रहने के लिए दिया गया है तो मकान की सुविधा का मूल्य इन निम्न में से जो भी दो राशियों में से कम होगा वह होगी। संबंधित अवधि के वेतन का 15% या नियोक्ता द्वारा वहन की जाने वाली राशि। इन दोनों को कंपेरिजन करके हम देखेंगे जो भी राशि कम होगी वह होगा। फिर अगर नियोक्ता द्वारा उसको सुसज्जित मकान दिया जाता है तो उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। यदि कर्मचारी को मकान फर्नीचर घरेलू उपकरणों से के साथ दिया जाता है तो इस प्रकार से ज्ञात करने के लिए सुसज्जित मकान की कर योग्य राशि में निम्न राशि से बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि जो भी वैल्यू होगी उसमें हम फर्नीचर घरेलू उपकरण अगर जिनका स्वामी नियोक्ता है उसका 10% ले लेंगे। अगर नियोक्ता नहीं और किराए पर लेकर दिया गया तो जो भी किराया चुकाया गया है वह हम उसमें ऐड कर देंगे। तो ये थी किराया मुक्त रहने वाली की सुविधा का मूल्यांकन, सुसज्जित और असुसज्जित।